आज 11 दिसंबर है और अपन आज का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन 10 मुख्य टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और सबसे अंत में अपन जो भी मुद्दे अपन ने देखे उनसे संबंधित अथवा जो मुद्दे इनके अंदर छूट गए यानी 10 जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे उससे अलग अदर कोई भी मुद्दा रह जाएगा उससे संबंधित अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लद्दाख में नीलम खदानों की जो अवैध तस्करी हो रही है यानी शुरू हो गई है लद्दाख के अंदर। तो नीलम क्या होता है? नीलम एक धातु होती है और जो कि एक रत्न होता है और काफ़ी कीमती रत्न होता है। ठीक है, तो नीलम स्टोन जो है उसकी अवैध तस्करी हो रही है। यहाँ पर जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये है जम्मू कश्मीर संभाग के अंतर्गत आती है पांडव की पहाड़ियाँ। वहाँ पर इसका जो है अवैध खनन हो रहा है क्योंकि वहाँ पुलिस प्रशासन जाता है तो रात को ठंड में वहाँ पर निगरानी रखने में अक्षम है यानी सक्षम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर से खनन हो रहा है। और खनन की बात करें, खनन की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है खनन की, यानी मिनरल्स जो है वो किस सॉरी इस सूची के अंदर रखे गए हैं। तो ये स्टेट लिस्ट जो होती है यानी राज्य सूची है उसके अंदर खनन संबंधित है, उससे संबंधित है यानी राज्य सरकार ही खनन से संबंधित खनन करेगी और जो है इसकी निगरानी और संरक्षण भी कौन करेगी? राज्य सरकार ही करेगी। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पांगी की सीमा पर स्थित पांडव की पहाड़ियाँ, पांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर पांडव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, लद्दाख की जास्कर और हिमाचल की पांगी की सीमा पर स्थित पांडव की पहाड़ियाँ जो कि जम्मू कश्मीर संभाग के अंतर्गत आती है, वहाँ से ये खनन हो रहा है, अवैध खनन। ठीक है, तो ये थोड़ा चर्चा में था तो आपको ध्यान रखना है। लद्दाख में भारत का सबसे अधिक जो है सर्वाधिक क्या होता है? नीलम का उत्पादन होता है, तो ध्यान में रखना है, ये फिर एक फैक्ट है। उसके बाद में आगे अपन दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन जो है उसको क्या कर दिया, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया। यानी कल संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जो बैठक हुई जिसके अंदर 123 देशों के प्रतिभागियों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर क्षेत्र लोगों ने या क्षेत्र जो देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस मुद्दे के पक्ष में अपना मत देकर इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने उसको पर्यवेक्षक का दर्जा विश्व स्तर पर दे दिया है। यानी अब विश्व स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी सौर ऊर्जा का यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा? विश्व स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन के फायदे क्या है? सौर ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको अपन जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भी अपना सकते हैं। यानी दूसरे जितने भी ऊर्जा संसाधन हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है तो उनकी जगह पर उनका विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को देखा जा रहा है। इसीलिए आईएसए की स्थापना फ्रांस और भारत के द्वारा संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 में जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ था, कोप 21 यानी कोप 21 जो हुआ था, उसमें फ्रांस और भारत ने इसकी स्थापना करने की पेशकश की थी जो कि पेरिस के अंदर आयोजित हुआ था। तो उस समय 30 नवंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करना और पृथ्वी को बचाना, यानी भूमंडलीय तापन जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उससे बचाना, क्योंकि ये एक विश्व स्तर की समस्या बन चुकी है जिसको सभी देशों को साथ आकर प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, चिली में भयंकर आग। चिली एक साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। चिली के बारे में एक विशेषता ये है कि चिली जो है उसके अंदर यहाँ साउथ अफ्रीका का सबसे लंबा यहाँ पर एक पर्वत है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि चिली के अंदर सर्वाधिक फैली हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चिली के अंदर जो चिली के जंगल है उसके अंदर आग लगी है और आग लगने के मुख्यतः कारण जो देखा जा रहा है वो है वहाँ पर बारिश कम होना और तापमान बढ़ जाना। ठीक है, जिससे वहाँ पर तापमान बढ़ने के कारण वहाँ पर आग लगी है। जंगल में आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं, ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। अगर गर्मियों का मौसम है तो सूखा पड़ने पर ट्रेन के पहिए से निकली एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। इसके अलावा कभी-कभी आग प्राकृतिक रूप से भी लग सकती है। ये आग ज़्यादा गर्मी की वजह से या फिर बिजली कड़कने से लगती है। और वैसे जंगलों में आग लगने की ज़्यादातर घटनाएँ इंसानों के कारण होती हैं, जैसे आगजनी, कैंप फायर, बिना बुझी सिगरेट फेंकना, जलता हुआ कचरा छोड़ना, माचिस या ज्वलनशील चीज़ों से खेलना आदि। जंगलों में आग लगने के मुख्य कारण बारिश का कम होना, सूखे की स्थिति, कम गर्म हवा और ज़्यादा तापमान। ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के ही नतीजे हैं, जिसका विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं विश्व स्तर पर सभी देश एक साथ आए और भूमंडलीय तापन को कम किया जाए। यानी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है? अत्यधिक तापमान, जब पृथ्वी पर अत्यधिक जहरीली गैसें बढ़ जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी ये सब गैसें हैं, ये जहरीली गैसें हैं और इनकी प्रकाश अवशोषण की जो क्षमता है यानी ताप को अवशोषण करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। यानी ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म हो जाती हैं, अवशोषण करने की क्षमता अधिक है, इसका मतलब ये जो है गर्म कर देती है। ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर यदि यहाँ पर CO2 और CO और मेथेन CH4 जैसी जहरीली गैसें जो है जो कि पर्यावरण को हानि पहुँचाती है, उनके अंदर वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर सूर्य का आने वाला प्रकाश पड़ता है, तो ये क्या करती है? टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिससे क्या है पृथ्वी पर क्या होती है? तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी पृथ्वी को बहुत सारे नुकसान चुकाने पड़ेंगे।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो चिली में भयंकर आग लगी है, इनके कारण क्या है, प्राकृतिक और कृत्रिम कारणों का अपन को ध्यान रखना है। प्राकृतिक कारण तो क्या है कि सूखे की स्थिति हो सकती है, गर्म हवा, ज़्यादा तापमान, ये सब प्राकृतिक कारण मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा आगजनी कर देना, कैंप फायर और बिना बुझी सिगरेट को वहाँ फेंक देना, इत्यादि कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन को ग्लोबल वार्मिंग यानी बदलते हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर किसी भी प्रकार से यूपीएससी या आरपीएससी मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके अंदर ये एग्जाम्पल लिखने के लिए अपन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से सिख व हिंदू जत्था, अफगानिस्तान से सिख व हिंदू जत्था जो है भारत पहुंचा है। यानी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद में वहाँ से अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू है, सिख है, वो भारत में आ रहे हैं। क्या सभी धर्म के लोग भारत में आ सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा तो ऐसी व्यवस्था दी गई थी कि सभी नागरिक जो है वो आ सकते हैं। हालांकि उसका समय समय पर संशोधन हुआ, जैसे 1986 में हुआ, 1992 के अंदर हुआ, 2003 के अंदर, 2005 के अंदर, 2015 के अंदर और 2019 के अंदर अभी जो संशोधन हुआ हाल ही में, जिसको अपन CAA कहते हैं, यानी पहले उसको केब कहते थे, और जिसका भारी तौर पर जो है क्या हुआ, CAA के का क्या हुआ, विरोध हुआ था कि ये कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण नीति है। इसमें CAA होता क्या है? CAA ये लागू हो गया, यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसी को संशोधित करके ही 2019 में लाया गया। इसके अंदर संशोधन ये किया गया कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर, यानी इसके अंदर ऐसा नहीं लिखा गया है कि मुस्लिम धर्म, हालाँकि उसमें जो है मुस्लिम धर्म को इग्नोर किया गया है। इसीलिए मुस्लिम भड़के, मुस्लिमों ने कहा कि मुस्लिमों के साथ में, हमारे साथ में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यानी इसमें कहा क्या गया है कि अन्य देशों में, कैसे अविभाजित भारत के दूसरे देश, जैसे कि बांग्लादेश है, पहले वो भारत के अंदर ही आते थे, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यानी अविभाजित भारत के देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जैसे सिख, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब भारत के अंदर आ सकते हैं और वो क्या ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं, उनको नागरिकता दी जा सकती है। ऐसा था CAA 2019 का जो बिल बना है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लाया गया 2019 के अंदर, जो पास भी हो गया है, और इसके अंदर ऐसा कहा गया था। ठीक है, इसीलिए मुस्लिम वर्ग ने इसका विरोध किया कि मुस्लिमों को यहाँ पर जो है भारत में शरण क्यों नहीं दी जाएगी। तो भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मुस्लिम अन्य देशों में, 52 देश है जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, मुस्लिम वहाँ भी जा सकते हैं, भारत में आना जरूरी नहीं है। और मुस्लिम उन देशों में क्या नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। वो अल्पसंख्यक की, माइनॉरिटीज़ की जो है, सॉरी, हाँ, मतलब अल्पसंख्यक है, उनकी श्रेणी में ये नहीं आता है। ठीक है, और NRC क्या होती है? NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन कोड है, यानी इसका एक रजिस्ट्रेशन कोड है। ये जो है, मतलब भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक है, उसको अपने कागजात देने पड़ेंगे और उसे ये बताना पड़ेगा कि तुम भारत का नागरिक है या नहीं है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है, हालांकि ये अभी तक लागू नहीं हो पाई है विरोध के कारण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अब अपन देखते हैं थोड़ी नागरिकता को, देखते हैं नागरिकता की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। और नागरिकता, कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे ग्रहण कर सकता है भारत की, है ना? तो पहली तो जन्म से, यदि किसी व्यक्ति का जन्म यहाँ भारत में हुआ, कब, दो स्थितियाँ इसके अंदर, जन्म से संबंधित से दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति तो यह है कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद उसका जन्म हुआ भारत में, उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। एक अन्य स्थिति यह है कि 1987 के बाद भारत में जन्मा हो, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक थे, तो ये भी कंडीशन लागू होती है जन्म से संबंधित। उसके बाद में वंशानुगत, दूसरी सिचुएशन ये है कि वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर कोई एक माता पिता, यानी माता पिता में से कोई एक, किसी बच्चे का माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, हालांकि बच्चे का जन्म किसी विदेश में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा भारत का माना जाएगा, यानी उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगा। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, उस बच्चे का उस माता पिता से क्या होनी चाहिए, रक्त संबंध होने चाहिए, और माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी जरूरी है। और ये प्रावधान जो दूसरा है वंशानुगत का, ये नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसके अंदर 1992 के अंदर जो संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। उसके बाद में तीसरा नंबर है पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर यदि कोई भी व्यक्ति चाहे, यानी कोई भी विदेशी चाहे कि मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ, तो उसे दे दी जाएगी। और इसके अंदर अवैध प्रवासी को छोड़कर बाकी किसी भी देश के, अवैध प्रवासी किन को माना जाएगा? अवैध प्रवासी उन्हें माना जाएगा जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से आए हैं, उनको इस स्थिति में, यानी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। और पंजीकरण के लिए कुछ शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। एक तो यह है कि वो कम से कम 7 वर्ष क्या रहे, 7 साल कम से कम भारत में रहना चाहिए वो व्यक्ति, जिसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा रही। और एक ये है कि अविभाजित भारत में नहीं जन्मा हो, यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में वो नहीं जन्मा हो। ऐसा करने पर भी उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और 7 साल से कम 7 साल भारत में रहा हो, उसको पंजीकरण के आधार पर जो है नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद में है 4 नंबर प्रोविजन है, वो है भूमि विस्तार के आधार पर स्वतः ही नागरिकता प्राप्त होना। मान लीजिए भारत सरकार ऐसा कोई हथकंडा अपनाती है, भारत सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान को अपने में मिला रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तान को भारत में मिलाया, वैसे ही पाकिस्तान के नागरिकों की जो नागरिकता है वो अब भारत की नागरिकता हो जाएगी। यानी पाकिस्तान का कोई नागरिक है तो उसकी
तो वो जो है भारतीय नागरिकता उसको स्वतः ही मिल जाएगी। उसमें अलग से कोई पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अपन ने देखा कि 1961 के अंदर गोवा, 1962 के अंदर पुडुचेरी को जब भारत के अंदर मिलाया गया था, तब वहाँ के नागरिकों की जो है, वहाँ के नागरिक जो है उनकी नागरिकता उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो उससे उसके बाद में अपन देखते हैं नागरिकों की जो है बर्खास्तगी, यानी नागरिकता रद्द किस प्रकार से की जाती है। तो 3 प्रकार से नागरिकता रद्द हो सकती है। कौन से 3 प्रकार? तो इसमें पहला है, इसमें स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, तो उसे 3 प्रकार सॉरी उसे भारत की नागरिकता उसकी रद्द हो जाएगी। मतलब स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है या स्वेच्छा से त्याग करता है, स्वेच्छा से त्याग कर देता है, भले ही दूसरे देश की नागरिकता लो या मत लो। ठीक है, और तीसरा ये है कि वो अन्य गतिविधि में संलिग्ध पाया जाता है, यानी वो देशद्रोही कार्यों में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं अपन। मानव अधिकार दिवस क्या है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे जो है मनाया गया। और इसमें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कुछ भाषण दिए। उन्होंने कहा है कि मानव अधिकारों की कहीं पर भी हनन हो रहा है, तो उसमें विश्व स्तर पर जो विश्व के अग्रणी नेता हैं उनको सोचना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और मानव अधिकार आयोग की बात करें तो मानव अधिकारों का यदि हनन हो रहा है, मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर है। अंतर यह है कि मानव अधिकार जहाँ सीमा तय नहीं करते, यानी मानव अधिकार का मतलब होगा केवल मानव। मौलिक अधिकार का मतलब ये भी हो सकता है कि वो केवल भारत के नागरिकों को ही मिले अधिकार, यानी मौलिक अधिकार वो हो सकते हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिले, लेकिन मानव अधिकार विश्व स्तर पर सभी को मिलेंगे, यानी सभी जो मानव है वो उनको मिलेंगे। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। और इसके वर्तमान में अरुण मिश्रा जी जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं चोर मीनार का जीर्णोद्धार करेगा एएसआई, यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है वो चोर मीनार का जीर्णोद्धार करेगा, क्योंकि ये जर्जर हो चुकी है, विखंडित हो चुकी हैं। यहाँ इसके जो है दीवारें वगैरह, इसको वापस से सजाई जाएगी। ये क्या है? तो ये एक मीनार है, चोर मीनार के नाम से जानी जाती है। भारत में जो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल चला था, यानी आज से 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में इस चोर मीनार का निर्माण किया गया था। क्योंकि इस अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था, उसकी न्याय व्यवस्था, उसकी बाजार व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर क्या करता था, चोरी करता था, तो उसे यहाँ लाकर, यानी इस चोर मीनार के अंदर लाकर, ये जो खिड़की दिख रही है ना, यहाँ पर उसकी गर्दन रखी जाती थी और गर्दन काट दी जाती थी, और गर्दन काट के यहाँ पर इस चोर मीनार के गेट पर लटका दी जाती थी, जिससे सभी व्यक्तियों को ये लगे, सभी व्यक्तियों को ये एहसास हो कि यदि चोरी की तो ये हज़र हमारा भी हो सकता है। तो ऐसा एक संकेत दिया जाता था कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चोर मीनार है जो कि पर्यटन की दृष्टि से वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका संरक्षण कर रहा है। उसके बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चाबहार परियोजना, बंदरगाह परियोजना प्रभावित नहीं हुई है। कैसे प्रभावित नहीं हुई है? क्योंकि लोकसभा के अंदर हाल ही में एक मंत्री के द्वारा, बसपा का एक मंत्री था, उन्होंने पूछा, सरकार से एक सवाल पूछा कि ईरान और अमेरिका के जो संबंध है, वैश्विक संबंध प्रभावित हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना है वो तो प्रभावित नहीं हुई है। तो इसके प्रति उत्तर में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप के समय नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे उस समय, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके मध्य थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनके मध्य थोड़ा विरोधाभास हुआ था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं संदेह जताए जा रहे थे कि भारत और ईरान के संबंध भी खराब हो सकते हैं, या फिर इस परियोजना पर कोई प्रभाव पड़ा होगा। ये क्या है? तो ये एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान के अंदर भारत के द्वारा स्थापित किया गया है, जिससे भारत यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करता है, आयात करता है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की बात करते हैं, और भारत और ईरान के मध्य आयात निर्यात है वो सुगम हो जाएगा। इसके लिए जो है इसको ईरान के अंदर भारत की सहायता से चाबहार बंदरगाह निर्मित किया गया है, जिससे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ये सभी जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, तो कच्चा पेट्रोलियम यहाँ से लाया जाता है भारत को। तो इसलिए जो है ये चाबहार बंदरगाह महत्वपूर्ण है, जो कि ईरान के अंदर स्थित है। उसके बाद में अपन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, सरयू नहर परियोजना पूर्ण हुई। तो इसका आज क्या करेंगे, लोकार्पण करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आएंगे कहाँ पर, उत्तर प्रदेश आएंगे और इसका लोकार्पण करेंगे। और सरयू नहर परियोजना जो है ये 1971-72 में इसकी शुरुआत हुई, और उत्तर प्रदेश के 9 जिले इससे लाभान्वित होंगे। और इसमें 5 नदियाँ जैसे घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़कर ये नहर बनाई गई। और सरयू नहर परियोजना की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए
कि सरयू नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। सरयू नहर परियोजना यूपी से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भूटान के नरेश साजिंग में खेसर वांगचुक ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की, यानी अपने देश में भूटान के जो नरेश हैं उन्होंने बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये है वहाँ के नरेश। तो इससे कहीं ना कहीं भारत और भूटान के जो संबंध है वो और भी मधुर होंगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं 10 नंबर। सेमी कंडक्टर के लिए जो अर्धचालक जो होता है सेमी कंडक्टर, उसके लिए भारत की मांग ताइवान पर आश्रित है। ताइवान एक दक्षिण चीन सागर के अंदर स्थित एक देश है, यानी चीन के सीमा पर ही सटा हुआ एक देश है, जहाँ पर चीन कहता है कि मैं इस पर अधिकार करना चाहता हूँ, हालांकि ताइवान के लोग चीन का बहिष्कार करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक धातु है एक धातु नहीं है, अनेक धातु हैं जो कि जिसको अपन अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के रूप में ली जाने वाली जो अर्धचालक धातुएं होती हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब अर्धचालक धातुएं हैं जिनका उपयोग अपना जो ऑटोमोबाइल उद्योग है उसके अंदर किया जाता है, जैसे गाड़ी निर्माण में, जैसे कार के निर्माण करने में, या कोई भी मशीनरी का निर्माण करने के लिए अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जो कि ताइवान में मुख्य रूप से पाया जाता है। और ताइवान के साथ में व्यापार करना भारत के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत आयत से पाया जाता है और सस्ते में भारत को ये मिल जाता है। क्या? सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिलिकॉन जो है मुख्य रूप से चिप होती है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती है, सिलिकॉन धातु होती है, तो वो भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये इसकी रासायनिक संरचना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर के लिए मुख्य रूप से कौन सा देश जाना जाता है, तो ताइवान जाना जाता है, क्योंकि भारत के पास ये सेमीकंडक्टर्स की कमी है, इसीलिए यहाँ भारत का जो उद्योग है, कौन सा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ है कोरोना काल में। उसके बाद में अपन बात करते हैं बांध संरक्षण बिल 2019, जो कि 2019 के अंदर ये विधेयक लाया गया था, हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्यों के विरोध के कारण ये लोकसभा से पारित नहीं हो पाया था। तो अब इसको जो है पारित करके इसको एक अधिनियम बना दिया गया है, बांध संरक्षण बिल। तो तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था। तमिलनाडु ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि तमिलनाडु का कहना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का कहना है कि यदि भारत सरकार ऐसा कोई बिल लाती है तो ये कहीं ना कहीं राज्यों के अधिकार को कम करने वाली नीति है, और राज्यों के अंदर केंद्र सरकार नियम बनाएगी। हालांकि बांध जो है राज्य सूची का विषय है, तो तमिलनाडु राज्य ने कहा ये तो राज्यों के अधिकारों के साथ में हनन हो रहा है, और जो संविधान के अंदर एक प्रोविजन है जिसको अपन संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म के विपरीत है, ऐसा तमिलनाडु को कहना था। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वो सेंट्रल लिस्ट में, यानी केंद्रीय सूची में शामिल होती हैं। तो केंद्र सरकार ने इसका तर्क दिया है कि जो डैम होते हैं ना, तो उनका संरक्षण करना, जो भी पुराने डैम है उनको वापस बनाना, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। ऐसा तर्क दिया है केंद्र सरकार ने कि जब डैम टूट जाएंगे तो वहाँ आसपास रहने वाले गाँव है या लोग हैं वो डूब जाएंगे, तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए इन डैम को जो है पुनर्निर्माण भारत सरकार करेगी, ऐसा भारत सरकार का कहना है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी प्रतीत होता है। उसके बाद में अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया, वे कहाँ स्थित हैं? तो यह बिजनौर यूपी के अंदर स्थित है। तो रामसर साइट होती क्या है? तो 1971 के अंदर क्या हुआ, एक विश्व के नेताओं के मध्य एक, रामसर कहाँ पर है? रामसर है ईरान के अंदर। विश्व के विभिन्न नेताओं के मध्य एक चर्चा हुई, और ये चर्चा ऐसी हुई कि इसके अंदर कहा गया कि जो भी वेटलैंड है, वेटलैंड किसे कहेंगे? ये सभी क्षेत्र जहाँ पर वर्ष के 8 माह में क्या होती हैं, कंटिन्यू बारिश होती है, और यहाँ पर 200 से अधिक क्या है, पक्षी है, उसको वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया जाता है, और इसको अब रामसर साइट के अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो उसका जो है वैश्विक स्तर पर इसका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन नंबर 2 बात करते हैं। हाल ही में काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो ये ध्यान रखना आपको, काजू वैली वेटलैंड है वो तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है। उसके बाद में प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? तो ये ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। संस्था का नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, यानी वास्तुकला के संबंध में ये दिया जाता है। और भारत की 90 वर्षीय भारत के बालकृष्ण दोषी हैं, उनको ये 2022 का प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है। उसके बाद में हाल ही में राजगोपालाचारी की 143वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 11 दिसंबर को कल मनाई गई थी। सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में अपन चर्चा करें, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में भारत एशिया में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में कौन से स्थान पर है? तो ये 4थे स्थान पर है, तो ध्यान रखना, यानी 4थे स्थान पर है। और लोई इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग भारत 26 देशों में व्यापक शक्ति के मामले में एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है, तो आज का अपना सेशन खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।